हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज है संडे। लास्ट टाइम R1 ली थी, तो इस बार RS लेके आए हैं। गुजरात की राइड करने के बाद मैंने 1.5 महीने से बाइक को बिल्कुल नहीं चलाया, सिर्फ एक वॉश के लिए और नॉर्मल स्टार्ट कर देता था इसको बस थोड़ी देर के लिए। तो आज सोचा इसको चलाते हैं। एंड कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया इस 1300 किलोमीटर की राइड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बाइक के साथ। सी दिस इज़ अ फेबुलस बाइक, पर ऑलराउंडर मशीन है काइंड ऑफ ये। बस आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है इसके अकॉर्डिंगली। और वो एडजस्ट भी कौन सा वाला, क्योंकि ये देखो पर्पस इसका हमेशा से एक रेस बाइक का था। आई एम नॉट रेसिंग विद दिस बाइक, आई एम जस्ट यूजिंग इट एज अ क्रूज़र। जैसे मैं अभी 90 पे चल रहा हूँ काइंड ऑफ। दिस बाइक इजंट मेंट फॉर दैट। तो इस बाइक का जो पावर रेंज है वो 6000 RPM बाद ही आता है प्रॉपर। जो इसका पावर सर्ज है वो 6000 RPM बाद आता है, क्योंकि ये रेस बाइक है। इसके अंदर थ्रू आउट द एवरेज पावर नहीं रहेगा इतना। और 90 तक अभी जैसे चल रही है ना, तो फील लाइक के कोई 400cc या 350 थी या 300cc काइंड ऑफ बाइक चला रहे हो। एंड वंस यू ओपन द थ्रॉटल, जैसे ही 6000 RPM क्रॉस करेगा ये ऐसे गई। सी दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। बट लग गया था मैं कौन भी दिखाई देता हूँ इस हाई स्पीड पे। दोनों मिरर्स देख लो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस्ड वाइल राइडिंग। ये इस बाइक के साथ हाई स्पीड करते ही इसके एरोडायनामिक्स जो होते हैं वो इसके जो मतलब विंड ब्लास्ट है वो सारा का सारा जो इस बाइक के मिरर्स है उस पर आती है हवा और मिरर्स की सेटिंग आउट हो जाती है। इसकी एसेसरीज वाली वीडियो है वो जाके ज़रूर देखना, बिकॉज दैट एसेसरी वीडियो प्लेज अ मेजर रोल। मैं जो भी आज इस बाइक के साथ जैसा भी मतलब एक मेरा एक्सपीरियंस है वो उन एसेसरीज़ की वजह से काफ़ी बदल गया। ये स्टॉक बाइक नहीं है, इस पर काफ़ी छोटे छोटे मोड्स कराए हुए हैं मैंने, फ्रॉम चेंज पॉकेट टू सीट टू हैंडल राइजर्स, लाइट्स एंड एयर फिल्टर एंड वॉट नॉट। तो मुझे खुद को भी याद नहीं है। क्रैश प्रोटेक्शन में हो गया, कार्बन फाइबर पार्ट्स हो गए। देयर इज सो मच दैट आई हैव स्पेंट ऑन दिस बाइक। तो मेरा सजेशन रहेगा एक बार वो वीडियो को थोड़ा सा देख लेना तो एक आइडिया मिल जाएगा। रिगार्डिंग माइलेज 21-22 का मेरे को दे रही थी, क्योंकि आई डोंट राइड फास्ट। 95-90 मेरी स्पीड रहती है। जैसे अभी इस राइड पे राजेश भैया मेरे साथ हैं, वो आगे चल रहे हैं। उस राइड पे यश मेरे से आगे चल रहा था। आई फाइंड माई स्वीट स्पॉट बिटवीन 95-96 ऐसा ही कुछ, या 90 तक। एंड उसका एक तो माइलेज जो है वो 21-22 का देता है। और फुल टैंक के अंदर ये ऑलमोस्ट मैं बताऊँ ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर 350 किलोमीटर से भी मैं खींच दिया इसको। तो यस, इसका माइलेज अच्छा है, नॉट दैट बैड। और रीज़न ये भी है कि विंड ब्लास्ट, जैसे R1 के एरोडायनामिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसमें 130 पे चलता हूँ मुझे पता नहीं पड़ता। बट विद दिस बाइक आपको पता पड़ता है कि येस यू आर राइडिंग एट 110-120। दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ विंड ब्लास्ट। नेकेड बाइक है। ये वाला जो वाइजर कंपनी से आता है ये भी कोई यूज़ का है नहीं, तो मेरे को पता पड़ जाता है। तो आई फील लाइक क्या भाई 90 तक बाइक चला लो, ठीक है यार, काफ़ी है। इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी रहता है। रिगार्डिंग सस्पेंशन के अंदर मुझे सच दिक्कत नहीं या फील होती है। और मैंने अपना माइंडसेट भी ऐसा करा हुआ है, क्योंकि इसका सस्पेंशन ट्रैक टाइप का है, ओलिंस है, बट दैट इज स्टिल वेरी कंफर्टेबल कंपेयर्ड टू R1। यस, ओलिंस है। R1 में कोई ऐसा सा ही सस्पेंशन KYB का शायद डला हुआ है। तो जो R1 का सस्पेंशन है वो काफ़ी स्टिफ है। ये भी रेस बाइक है, बट ओलिंस के कारण इसका सस्पेंशन फिर भी काफ़ी अच्छा है। तो वो एक चीज़ है कि हाँ, मुझे इतने इशू नहीं आते।
नेक्स्ट थिंग, दिस बाइक इज़ वेरी निम्बल, वेरी इजी टू हैंडल, लाइट वेट है। और ये इसका सबसे बड़ा प्रो है कि भाई इस गाड़ी के साथ ना मतलब आप इतना इजीली मनूवर कर देते हो टेंशन फ्री होके। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे पास से कोई फास्ट मतलब कोई ऐसे कार निकली या कुछ निकली तो काफ़ी अच्छा वाला विंड ब्लास्ट आता है। एंड रिगार्डिंग पिलियन, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा इस बाइक पे। छोटी सी सीट है, हार्ड सीट है, कुशनिंग उतनी नहीं है। दिस इज हाउ दिस बाइक लुक्स। दिस बाइक है क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर बोथ, जो इसके सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में नहीं है। तो दैट इज़ अगेन समथिंग जिसके लिए आप पैसे एक्स्ट्रा देते हो, मतलब नॉट नेसेसरी बट ये बाय स्टॉक आता है। तो जो वो उसका ऑटो ब्लिपर है या इसका जो अपशिफ्ट है इसका, वो इतना सीमलेस है, लाइक दिस 6 डाउन। मैंने इसको ट्यून नहीं कराया है क्योंकि ट्रायम्फ में जो ECU है वो ऑटो ट्यून हो जाता है। मतलब मुझे बताया गया था कि जैसे ही आपने एग्जॉस्ट लगाया उसके बाद एक बार रेडिएटर फैन किक करता है, चालू करके रख छोड़ दो उसको एग्जॉस्ट के बाद, वो अपना ECU जो है वो फ्यूलिंग एडजस्ट कर देता है। तो मुझे फिर नीड ही फील नहीं हुई कि मैं फिर इसके अंदर कुछ और चेंजेस करवाऊँ, इसलिए मैंने इसको ट्यून भी नहीं कराया। अदरवाइज़ ट्यून कराता तो और पावर है, बट मैंने चेंजेस नहीं करे क्योंकि इतनी मुझे नीड है नहीं। मेरी पावर की जो वो है ना भूख है वो बहुत कम है। नाउ रिगार्डिंग गियरिंग, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है टूरिंग के अंदर। जितनी अच्छी लॉन्ग गियर्स होंगे उतना कंफर्टेबली आप बाइक चला पाओगे, आपका इंजन रिलैक्स रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। लेकिन ये एक ट्रैक बाइक है तो इसके अंदर जो इसका इंजन है वो स्ट्रेस फ्री नहीं रहता है 9500 के आगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो इसीलिए क्योंकि इसका पर्पस कभी भी था ही नहीं, ये ट्रैक बाइक है, इसको हमेशा खींचना, ऑल द टाइम लिमिट्स पे पुश करने वाली स्ट्रेटजी मतलब इस बाइक का मेन पर्पस रहा है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने इसके अंदर जो रियर स्प्रॉकेट आता है वो चेंज कर दिया, वो मैंने थोड़ा सा छोटा लगा दिया। जैसे 46 आता था तो मैंने 44 लगा दिया। उससे जो अभी आप ही देख रहे हो ना 74 पे 4th गियर या 5th गियर या 80 पे, स्टॉक बाइक के अंदर इतने पे आपको फील होता था कि यार वी नीड 2 more गियर्स। तो उसमें मैंने जब कसौली और जैसलमेर करा था तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान था, मतलब मैं पर्सनली बहुत परेशान हो गया था कि 90 तक ले जाता था, फील लगता था 2 गियर और हो, मज़ा ही नहीं आता था। तो मैंने फिर वो वाली चीज़ है कि चेंज करे, स्प्रॉकेट चेंज करा और स्प्रॉकेट 44 वाला डाला, काफ़ी अच्छा इससे हो गया, फ़र्क पड़ गया। थोड़ी सी लो एंड पावर चली गई है क्योंकि टॉप एंड पे पावर ज़्यादा आ जाती है। बेसिकली ये कैलकुलेशन चलती है। आगे का स्प्रॉकेट मैंने चेंज नहीं करा वरना ज़्यादा वो चेंजेस हो जाते, तो मैंने सिर्फ इसका पीछे वाला जो स्प्रॉकेट है उसको 46 से 44 कर दिया। इससे काफ़ी फ़र्क मुझे मिला और 90-95 जो मेरी क्रूजिंग स्पीड है उस पर मैं कंफर्टेबल रह जाता हूँ। वो इस बाइक का फॉल्ट नहीं है, तभी मैंने कहा एसेसरीज़ वाली वीडियो देख लेना, वो इस बाइक का फॉल्ट नहीं, बट दिस इज़ व्हाट, मतलब मैं इसको जिस पर्पज़ से यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे नीड फील हुई और उस नीड के लिए ये स्टेप मैंने लिया। फिर इसमें हैंडल बार राइजर्स लगे हुए हैं, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, वरना ये बाइक इतनी स्ट्रेट नहीं है, ये आगे की तरफ रहती है स्पोर्टी पोजीशन, बट लॉन्ग राइड पे फिर वो दिक्कत देती, तो मैंने हैंडल बार राइजर्स बहुत पहले लगवा लिए थे। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मेरे को इतना शोल्डर से पेन नहीं होता है। सीट इसमें लुई मोटो की सीट डली हुई है, जेल सीट, टू बी वेरी फ्रैंक वेस्ट ऑफ मनी है। 24,000 रुपये की सीट है ये विद जेल इंसर्ट, सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं है सीट को लगाने का। कहते हैं कंफर्टेबल है, ना मुझे R1 पे अच्छा फील हुआ ना इस पे फील हुआ। अब गॉड नोस अभी GSA जैसी बाइक पे लगाए हैं, टाइगर जैसी बाइक पे लगाए, उनकी सीट्स ऑलरेडी कंफर्ट है तो वो थोड़ा और इनहेंस कर देगी। बट ऑन दिस बाइक मैं कहूँगा स्टॉक सीट के साथ ही रहो, अपना पैसे बचा लो, 24,000 रुपये वर्थ नहीं है।
हेडलाइट्स इसकी बहुत अच्छी हैं स्टॉक की, कंपेयर टू एनी अदर बाइक जो हो, जैसे Z900 है उसकी हेडलाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसकी हेडलाइट स्टॉक में ही काफ़ी अच्छी है और मैंने तो 1-1.25 साल बिना उसके बाहा की लाइट्स के ही चलाया था, तो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। मैंने इसमें बाहा की लाइट्स लगाई हुई है, तो उससे तो मेरी नाइट राइडिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है। बट इसकी बाहा की जो पोजीशनिंग है वो बहुत नीचे है, तो आपको है ना, मतलब अगर ये नॉर्मल एक ADV बाइक या वैसे कुछ होती तो मैं इसके मास्क वाली फेयरिंग की साइड लगाता और सीधा का सीधा व्यू जो मेरी लाइन ऑफ एक्शन है उसके अंदर आता। अभी ये नीचे आता है तो थोड़ा सा इसका जो यूज़ होता है ना वो प्रॉपर फुल यूज़ नहीं हो सकता है। बट इस बाइक के अंदर लाइट्स लगाना ही अपने आप में चैलेंजिंग था और उसको लेके बहुत क्वेश्चंस आए। तो इसके जो रेडिएटर फिन्स होते हैं ना, ये वाली चीज़ वहाँ पे मैंने लगाई है लाइट, और कभी भी कोई ढीली नहीं हुई, इशू नहीं आया, प्रॉपर्ली हो गई। और बैटरी वोल्टेज का भी इशू नहीं आया। या रिगार्डिंग द बैटरी थिंग, ये गाड़ी जब से मैंने ली है 3.5 साल हुए हैं, स्टॉक बैटरी चल रही है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। R1 की बैटरी 6 महीने में गिव अप कर गई थी, क्या पता क्या इशू था उसके साथ। उसके बाद जो मैंने शीडो की डाली वो तो ठीक है, अभी तक चल रही है। बट इस बाइक के साथ 3.5 साल से स्टॉक बैटरी चल रही है और मैंने लाइट्स भी लगाई हुई है। हाँ, लाइट्स वोल्टेज ज़्यादा है इसका, तो अगर आप खड़ी मतलब पावर इंजन ऑन नहीं है और आप करते हो तो बैटरी पे बहुत लोड पड़ता है। तो हमेशा मैं एक अच्छी स्पीड पे चल रहा होता हूँ तभी मैं इसको ऑन करता हूँ लाइट को। सर्विस रिगार्डिंग ट्रायम्फ की सर्विस से मुझे कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। अच्छे से सर्विसिंग भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जयपुर में है, ऑल्दो मुझे यहाँ से 2-2.5 घंटे ट्रैवल करके जाना पड़ता है, बट दैट्स क्वाइट ओके। 8-10 हज़ार किलोमीटर में मैं सर्विस कराता हूँ। मैंने ऑल्दो 3 सर्विस करा ली 3 साल के हिसाब से। एवरी ईयर में एक सर्विस यहाँ 8,000-9,000 किलोमीटर का रहता है, तो अब इतनी तो चलती नहीं है। तो एवरी ईयर आई मेक श्योर कि ये गाड़ी सर्विस हो जाए। एंड मैं सिरामिक प्रो से इसका एक बार डिटेलिंग का भी करवा लेता हूँ। आगे वाला टायर स्टॉक चल रहा है, पीछे वाला जो टायर है वो सेकंड टायर है, पिरेली रोस्टो कॉर्सा 4 है, और आगे का जो टायर है वो स्टॉक ही जो आया था वो चल रहा है, वो मैं चेंज करा लूँगा। बट अभी तक मुझे उसकी ग्रिप सही लग रही है। ब्रेक पैड से वो मैंने 9,000 किलोमीटर पे 8,500-9,000 किलोमीटर पे चेंज करा लिए थे, क्योंकि ब्रेक्स को लेके थोड़ा, अब इसमें ब्रेम्बो की ब्रेक्स आती तो ब्रेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ है। बट इसके साथ जो मुझे एक इशू लगता है ना, पहले तो इसमें प्ले आता है, ये डेड सा फील करेगी, और एकदम से आप ज़्यादा दबा दोगे ना तो गाड़ी एकदम से झटके से रुक जाएगी। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में भी देखा है लोगों को कंप्लेन करते हुए। तो आपको जो थोड़ा सा प्ले आता है ना वो एक, मतलब एक, ये देखो, ये तो इसमें तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, और आप पूरा दबा दोगे ना तो झटका मार के रुकेगी, क्योंकि ब्रेम्बोस तो वैसे भी फाड़ होते हैं ब्रेकिंग में। तो हाँ, इसका एक ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा इशू करता है, और स्टॉक एग्जॉस्ट, और जो मेरे पास SC प्रोजेक्ट है उसका S बैंड शेप वाला है, तो उसमें भी तो चलो ठीक है, उसका तो वैसा ही लुक है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर स्टॉक एग्जॉस्ट भी काफ़ी अड़ जाता है अगर थोड़ा सा हो, जैसे I'm a हैवी गाय, तो माइट भी वो रीज़न है क्या है, लेकिन अड़ जाता है। There is one thing which I missed the most in my Gujarat ride or any other ride was cruise control. Newer models में अवेलेबल है, बट वो वाली चीज़ इसके साथ मतलब इसमें नहीं लग सकती है। I have confirmed with Triumph, एंड वो एक चीज़ होती तो लॉन्ग टूर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती। जैसे राजस्थान और गुजरात के रोड स्ट्रेट हैं, वहाँ पे एक बार आपने क्रूज़ कंट्रोल लगवा दिया एंड यू कैन राइड इजीली। सेकेंड थिंग वॉज TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये मेरे टाइम पे भी अवेलेबल था, बट एज एन एसेसरी, एंड दैट टू फॉर 22,000 रुपीज़। यार 22,000 रुपये का TPMS लगाना मुझे वर्थ नहीं लगा। गाड़ी में ना एट हायर स्पीड वाइब्स हैं हैंडल बार में, मतलब इट्स नॉट अ वाइब फ्री बाइक। बेसिकली इनलाइन 3 इंजन है, तो उतना स्मूथ नहीं होगा जितना इनलाइन 4 होगा।
दैट्स फॉर श्योर। तो वो उस चक्कर में थोड़ी सी एक वाइब भी नेचर रहता है, तो मैंने अभी उसके लिए ईवोटेक के बार एंड्स मंगवाए हैं, जिससे काफ़ी हद तक चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। और सच ऐसे कोई वाइब्रेशंस नहीं है, बट हाँ व्हेन यू राइड दिस बाइक फॉर लॉन्ग आवर्स और 110-120 पे चलाते हो तो मिरर्स जो है वो पूरे वाइब भी हो जाते हैं, पीछे कुछ भी नहीं दिखता। एज सच कोई मेजर इशू नहीं है इसके साथ जिसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ या मैं बोल दूँ यार ये क्या चीज़ है। बीइंग अ प्रॉपर ट्रैक बाइक टू दिस बाइक इज़ नेल ट्रैक। सीरियसली मैंने वीडियोस देखी है क्या ट्रैक पे भागती है, एंड उसके बाद भी एक इतनी अच्छी स्ट्रीट बाइक होना एंड एक अच्छी टूरिंग बाइक होना, इतने अच्छे रोड मैनर्स, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड दिस बाइक टू एनीवन हु इज़ इन सर्च फॉर अ गुड बाइक अंडर 15 लाख रुपीज़, जो पावरफुल भी हो, लाइट वेट भी हो, ईजी टू राइड and can be used for everything. So that was it folks, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइड सेफ।